Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस, आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। तो गाइज, ऑनलाइन वीडियो के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे वनडे एग्जामिनेशन के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए, बेसिक इकोनॉमिक्स में बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ लेते हैं। उस मीनिंग से भी क्वेश्चन बनता आया है, तो मैं आपको समझाते हुए और उस पर बनने वाले क्वेश्चंस को भी साथ साथ एलिब्रेट करते हुए और बताते हुए चलूंगा, पॉइंट आउट भी करूंगा। ठीक है, वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स के उत्पत्ति की। तो देखा जाए अगर, तो इकोनॉमिक्स दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का मतलब हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग तरीकों से समझाऊंगा आपको। अभी मैं उसे इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स से समझा रहा हूं, आगे चलकर अर्थशास्त्र के शब्द से समझाऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए, इकोनॉमिक्स दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला, इसमें एक शब्द है जिसको कहा जाता है ओइकोस और दूसरे को नोमोस, यानी कि दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है ओइकोस और नोमोस। ये ओइकोस और नोमोस, इन दोनों शब्द को अगर आप इंग्लिश में बदलें तो आता है अगला पार्ट, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ओइकोस को डोमेस्टिक और नोमोस को कहते हैं इंग्लिश में मैनेजमेंट, यानी कि इसको आप कह सकते हैं घरेलू और इसको कह सकते हैं आप प्रबंध, घरेलू प्रबंध। ठीक है, लेकिन देखें अब अगर क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरिजिन वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन से शब्द से अर्थशास्त्र के शब्द की उत्पत्ति हुई थी? तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको, इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन दिया होगा तो कोई बोथ वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ओइकोस और नोमोस, इन दोनों शब्द को अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का ओरिजिन वर्ड माना जाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा लाजमी है जो आप लोग के दिमाग में शायद आ चुका होगा कि ये दोनों शब्द किस भाषा से लिए गए शब्द हैं। तो ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं वो ग्रीक भाषा से लिए गए शब्द हैं। मैं वो भी आपको लिख दे रहा हूं सामने। ये ग्रीक लैंग्वेज को आप लैटिन भाषा भी कह सकते हैं, जो कि कहां की भाषा है? इटली या रोम भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके छोटे शहर का नाम है रोम। तो इटली या रोम से लिया गया ये भाषा लैटिन या ग्रीक, और इसी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया ये शब्द ओइकोस और नोमोस, जिसने मिलकर बनाया इकोनॉमिक्स। कैसे, जरा इस पर बात करते हैं। तो देखिए जरा, ओइकोस और नोमोस, जब इन दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी कि मैं अगर कहूं ओइकोस प्लस नोमोस, जब इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो एक नया शब्द बनता है, इसको कहते हैं ओइकोनॉमिक्स। और ये ओइकोनॉमिक्स शब्द ही इंग्लिश में बदलकर हो जाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी हम क्या कह रहे हैं आपसे कि इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, ओइकोस और नोमोस। और ओइकोस और नोमोस, इन दोनों शब्दों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो बनता है ओइकोनॉमिक्स। और ये ओइकोनॉमिक्स शब्द को ही जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है तो ये बन जाता है इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब बात करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने आपसे कहा कि अगर ओरिजिन वर्ड पूछे तो या तो आपका जवाब ओइकोस होगा या नोमोस, जो भी ऑप्शन में दिया हो या दोनों दिया हो तो बोथ वाला ऑप्शन सही होगा। उसके अलावा हो सकता है ऐसा भी कुछ दे दे कि इकोनॉमिक्स शब्द किसका बदला हुआ रूप है, तो वो इकोनॉमिक्स का बदला हुआ रूप है। ये भी आपका सवाल हो सकता है। ठीक, किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। ये ग्रीक लैंग्वेज कहाँ की लैंग्वेज है या किस देश से बिलोंग करती है, तो ये किस देश की भाषा है या लैंग्वेज है, तो आप कह सकते हैं ये इटली या रोम। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसका हिंदी के मीनिंग के आधार पर।
ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या है उसके आधार पर। गाइज यहां पर एक बात और मैं बोलूंगा, वीडियो अभी शुरू ही हुआ है इसलिए आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। ये जो मैंने आपको मैं बता रहा हूं ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। चूंकि बेसिक इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि चैप्टर है, तो इसको एक साथ कवर करना मुश्किल होगा। एक ही वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से इसका एक और पार्ट हम लेके आएंगे। अभी फिलहाल के लिए ये सिर्फ पहला पार्ट है, इसका अगला पार्ट भी हम लोग लेके आएंगे। दूसरा, जो भी वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है या दिए गए या समझाए गए कंटेंट में कुछ भी आपको डाउट होता है तो हमारा इसरो एकेडमी का टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने सवाल भी वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर से उस पॉइंट पर जिसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग अभी तक इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ रहे थे इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग, अब इसके हिंदी के हिसाब से समझते हैं। देखिए जरा हिंदी के हिसाब से, तो इसका सबसे पहले हिंदी लिख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। ठीक, अब देखिए जरा, अगर अर्थ को देखें तो इसे क्या कह सकते हैं? अर्थ को हम मनी कह सकते हैं और शास्त्र को हम क्या कह सकते हैं? स्टडी, यानी कि मुद्रा और इसको अध्ययन। ठीक है, 1 बाय 1 दोनों पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मनी के बारे में। मनी क्या है यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मुद्रा के बारे में बात करते हैं। मुद्रा क्या है? तो देखिए अगर तो मुद्रा यानी मनी तकरीबन 5000 BC टू 700 BC, इट मीन्स कि 5000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व के बीच में मुद्रा शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। यहां पर एक बात जरूर मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा, हाईलाइट करूंगा, ये माना गया वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, तकरीबन 5000 BC टू 700 BC के अप्रोक्सीमेटली इसको माना गया है कि इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि मुद्रा शब्द का एक्चुअल में उत्पत्ति कब हुआ इसका कहीं पर कोई भी रिटन प्रूफ नहीं मिला है आज तक। ठीक है, इसका भी एक कारण है। अगर कारण खोजते हैं तो क्या मिलेगा कारण में? कि जो फॉर्म ऑफ मनी है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है, समय समय के हिसाब से मुद्रा का जो रूप है वो बदलता रहा है। ठीक है, कैसे जरा समझिएगा इस बात को। अगर आज के अकॉर्डिंग बात करें, जो करेंट एरा है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ मनी है वो क्या है? वो है वर्चुअल फॉर्म ऑफ मनी। वर्चुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि हम लोग जो है ऑनलाइन मोड में आज के दौर में मुद्रा के माध्यम से मुद्रा को पे करना पसंद करते हैं, ऑनलाइन मोड में वर्चुअल माध्यम से। मतलब जैसे QR कोड स्कैन करके किसी को के जो है UPI ID के माध्यम से, फोन नंबर के माध्यम से, कार्ड स्वैपिंग या टाइपिंग के माध्यम से, तो ये क्या कहलाता है? वर्चुअल फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, इसके जस्ट पहले की बात करें तो एक फॉर्म और था हमारे बीच में जिसको हम कह सकते हैं प्लास्टिक मनी का फॉर्म। तो एक दौर था जब हम लोग ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह के माध्यम से काम करते थे, आज भी है वो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, मैं प्रेफर्ड वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूं। उसके ठीक पहले हमारे यहाँ जो काम होता था पेपर फॉर्म ऑफ मनी था, मतलब कि पेपर फॉर्म ऑफ मनी मतलब नोट वगैरह, आज भी है, लेकिन पहले ज़्यादा प्रेफर था, अब प्रेफर्ड नहीं रहा उतना। आगे अगर बात करें तो अब उसके पहले की बात करें तो मेटालिक फॉर्म ऑफ मनी भी एक पार्ट था हमारे देश में, यानी कि मुद्रा का धात्विक रूप, वो आज भी है, प्रेफर्ड नहीं रहा। लेकिन यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो सही था। इसके पहले की अगर बात करें तो बहुत सारे सिविलाइजेशन में ऐसे साक्ष्य मिले हैं, कहा जाता है कि हमारे यहाँ मुद्रा को और भी रूप में यूज किया गया, जैसे कैटल्स और क्रॉप्स यानी कि जानवरों और फसलों के रूप में भी मुद्रा को यूज किया गया। यानी मुद्रा का जो रूप है वो जानवरों का रूप भी रहा है, या यूं भी कह सकते हैं
कि जानवरों को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया है, मनी के फॉर्म में प्रयोग किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें थी, उनको भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। तो ये जो मैंने आपको फॉर्म बताया अभी मनी का, ये क्रॉप्स और कैटल वाला फॉर्म, ये दो फॉर्म एक ऐसे फॉर्म है जो कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन यानी सभ्यता में आपको इस बात के साक्ष्य तो मिल जाएंगे कि एनिमल हस्बेंड्री वहां होती थी, ठीक है, मतलब कि पशुपालन होता था, लेकिन वो पशुपालन क्यों करते थे? व्यवसाय रूप में या उसे मुद्रा के रूप में यूज करने के लिए? ये कहना थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी पैदा करता है। और यही वजह है कि मुद्रा का रूप कब उत्पादित हुआ, मुद्रा कब आया हमारे इकोनॉमी में, ये अभी तक साक्ष्य रूप में या प्रूफ के साथ नहीं कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चूंकि मैंने अभी कहा मुद्रा के बारे में बात करना है हम लोग को, तो मुद्रा की उत्पत्ति 5000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है, मैंने ये आपको बताया। इसके आगे अगर बात करें तो एक और पॉइंट पर बात करेंगे। इसके बाद ये जो मुद्रा का रूप मैं आपको बता रहा हूं 5000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व के बीच में जिसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक और चीज लेकर आते हैं। ठीक है, कैसे? जरा समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसको समझिएगा थोड़ा। इंसान इस धरती पर उपलब्ध या जितने भी जीवों की उपस्थिति है उसमें सबसे कह सकते हैं कि बेहतरीन या बुद्धिजीवी जीव, जो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानता है। अगर देखा जाए तो इस इंसान की जो उत्पत्ति हुई है, मानव की जो उत्पत्ति हुई, तो मानव भी पहले खानाबदोश जिंदगी जीता था, यानी रिफ्यूजी लाइफ जीता था। कैसे रिफ्यूजी लाइफ जीता था? वो कहना यह है मेरा कि पहले हम भी घूमते थे कहीं भी, ठीक। खानाबदोश कहने का सेंस क्या है कि आप कहीं भी घूम रहे हैं, जहां मिला खाने को खा लिया, जहां मिला सोने को सो लिया, मतलब कुछ भी अपना नहीं था और सब कुछ अपना था। लेकिन ऊपर वाले ने इंसान के अंदर एक ऐसी फीलिंग दी जो शायद किसी और के अंदर नहीं दिया, किसी और जीव के अंदर नहीं दिया, और वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। विचारों की उत्पत्ति जो इंसान के अंदर होती है, नए नए विचार जो उत्पन्न होते हैं, वो शायद किसी और जीव में नहीं होते। कभी किसी की भैंस किसी से नहीं कह सकती या नहीं कहती होगी कि हम रोज तो भूसा ही खाते हैं, आज पिज्जा खाएंगे, लेकिन इंसान कहता है कि हम रोज यही खाना खाएंगे, नहीं, हम कुछ आज ये खाएंगे, कल वो खाए थे, है ना। तो हमारे अंदर एक मार्जिनल यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसको आप कह सकते हैं, वो एक ऐसा टर्म जिसकी वजह से हम उबते हैं, और किसी भी चीज को लगातार कंज्यूम करने से जब हम उबते हैं तो कुछ नया इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, नए नए आइडियाज लेके आते हैं उसको बदलने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। और यही कुछ रहा जिसकी वजह से इंसानों को मैंने कहा कि सुपीरियर जीव है इस धरती पर। अब देखिए जरा, हम खानाबदोश जिंदगी जी रहे थे, रीजन हमारे आसपास जितने जीव थे वो भी घूम रहे थे, हम भी घूम रहे थे। घूमते घूमते हम उबे, और उब गए तो हम थक कर सोचे कि अब ठहरते हैं, बड़ा घूम लिया। जब ठहरने की कोशिश किया तो सबसे पहला जो सवाल था वो था सिक्योरिटी का। हमें सिक्योर्ड रहना है, ऐसे जगह हमें जाना जहां सिक्योरिटी मिले, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट था सिक्योरिटी के साथ साथ वो ये था कि हमको खाने की सुविधा मिले, पीने के पानी की सुविधाएं मिले, और इस वजह से हम लोगों ने नदियों के किनारे टीला या पहाड़ जो है उसको फोकस करने की कोशिश की, वहां पर रुकने की कोशिश की। क्योंकि नदियों के किनारे ही आपको क्या मिलेगा? नदियों के किनारे जंगल मिलेगा, जंगल है तो खाने के जो है चीजें मिल जाएंगी, यानी खाने का प्रबंध बेहतर होगा। और नदियों का किनारा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि नदियों का किनारा है तो फिर वहां पर आपको पीने की पानी की व्यवस्था है। ऊंचा है, टीला है, पहाड़ है, तो उसका एक फायदा यह है कि सिक्योरिटी रीजन से ठीक है। हम ठहरने लगे, और ठहरे तो वहां के आसपास के उपलब्ध रिसोर्सेस को हम लोगों ने क्या किया? कंज्यूम करना शुरू किया, और कंज्यूम करते करते उस पूरे रिसोर्सेस को खत्म कर डाले, और उसके बाद हम वहां से फिर माइग्रेट करते थे और कहीं और रिहेबिलिटेट करके चले जाते थे, और वहां पर भी ऐसे ही ठहरते थे, वहां के रिसोर्सेज को कंज्यूम करते थे अपने आवश्यकता यानी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और फिर किसी और जगह माइग्रेट कर जाते थे। लेकिन फिर इंसान के दिमाग में एक नया विचार आता है कि यार हम ऐसे कब तक घूमते रहेंगे, घूमेंगे, कहीं का रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे और उसे खत्म करके दूसरे जगह चले जाएंगे, तो एक दिन तो ऐसा होगा शायद कि धरती के सारे रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा विचार था, ठीक। अब क्या हुआ? अब इंसान ने सोचा कि जहां हम ठहरते हैं वहां हम टेम्पररी ठहरते हैं, क्या परमानेंट हो सकता है?
और अगर परमानेंट ठहरना है तो जिन रिसोर्सेस को हम कंज्यूम करते हैं वो रिसोर्सेस को हमें कंज्यूम करने के साथ साथ रिप्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, और फिर हमारा जो स्टे था वो परमानेंट होना शुरू हो गया। जब हम परमानेंटली कहीं पर ठहरना शुरू किए, उसे रिप्रोड्यूस करने लगे अपने जरूरतों के आधार पर हिसाब से, वहीं पर हम लोगों ने आपस में देखा कि हमारी ज़रूरतें अपने ऊपर निर्भर नहीं हैं। हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद नहीं कर सकते, स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान और इसकी वजह से हर व्यक्ति के अलग अलग तरीके, और इस वजह से फिर प्रॉब्लम शुरू हुई। और इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या कि हमारी कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जो हम तो खुद नहीं पूरा कर सकते लेकिन कोई दूसरा कर सकता है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होने लगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी शुरू हो जाती है। और डिपेंडेंसी जब शुरू होती है, क्योंकि दूसरे के गुण भी हम जानते हैं, क्वालिटी भी जानना शुरू कर देते हैं जब एक जगह ठहरने लगे तो जब डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर शुरू हुई, और इसी से शुरू हुआ रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप ने समाज को जन्म दिया या समाज का निर्माण किया, और फिर इंसान खानाबदोश जिंदगी जीते जीते एक सामाजिक प्राणी बना। और जब हम सामाजिक प्राणी बने तो वहां से हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ सिस्टम्स को जन्म देते हैं। सिस्टम्स क्या है उसको जरा देखिएगा। देखिए जरा क्या क्या सिस्टम था। 4 अलग अलग सिस्टम के माध्यम से हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। एक सिस्टम था आपका कमोडिटी टू कमोडिटी, सी का मतलब भी कमोडिटी, यहां के सी का मतलब भी कमोडिटी, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु। उसके बाद अगला कमोडिटी टू सर्विसेज, वस्तु के बदले में सेवा, सर्विसेज टू सर्विसेज, सेवा के बदले में सेवा, और सर्विसेज टू कमोडिटी, सेवा के बदले में वस्तु। ये 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से हम लोग अपने आवश्यकताओं को पूरा करते थे। लेकिन अब देखिए यहां पर है क्या कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है तो हम उस वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति तक लेके जाते हैं और फिर उस व्यक्ति को अपनी वस्तु देते हैं और अपने जरूरत की वस्तु उससे ले लेते हैं। ठीक, प्रॉब्लम क्या है यहां पर? वही मैंने कहा, मानव के अंदर का विचार, और वो विचार जब बदलता है तो कुछ नया इनिशिएट होता है। यहां पर देखिए क्या हुआ, हमारे पास जो वस्तु है और हमें उसके बदले में जो वस्तु चाहिए, उसकी जो सबसे बेसिक नीड है वो क्या है कि हम दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। हमारे पास अगर गेहूं है, वीट है, और हम इस गेहूं के बदले में अगर हम चावल चाहते हैं, गेहूं के बदले में हम चावल चाहते हैं, तो चावल वाले व्यक्ति को खोजना और यह भी जानना कि उसकी जरूरत वो है जो हमारे पास है, यानी कि गेहूं। ठीक, तो हमको चावल वाला व्यक्ति मिला लेकिन उसकी जरूरत अगर गेहूं नहीं है तो हम उससे एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम थी, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम में सोसाइटी की। उसके अलावा हमारे पास कोई वस्तु है, उस वस्तु को से हम सेवा बदलना चाहते हैं, तो हमको सर्विस के बदले में कितना वस्तु देना है, हमारे पास बेस ऑफ मेजरमेंट नहीं था, आधार मापन का नहीं मिलता था कि 8 घंटा अगर किसी ने सर्विस दिया उसके बदले में कोई भी वस्तु की कितनी मात्रा उसे देनी चाहिए, इसका आधार हमें नहीं मिल रहा था। मापन का आधार न होने की वजह से भी एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो आधार न होने से क्या प्रॉब्लम आती है। एक दुकान पर आप जाते हैं, उस दुकानदार से आप जाने से पहले माइंड सेट करके बैठे हैं कि हमसे मोल भाव करेंगे, ठीक है, बार्गेनिंग करके ही लेंगे। चलिए, दुकानदार से आपने पूछा आम कैसे दे, पका हुआ आम आप खरीदना चाहते हैं, लंगड़ा आम, बनारसी लंगड़ा, चौचक आम आप खरीदना चाहते हैं, कैसे है ये बतावा। और आपने जब पूछा तो उसने कहा भैया लंगड़ा आम आपको पका हुआ हम देंगे 200 रुपया पसेरी मात्र, यानी 5 किलो 200 रुपए में। आप सोचे मोल भाव करते हैं और आपने मोल भाव में बोला नहीं भैया 200 तो नहीं हो पाएगा, 150 रुपया लगाए हुए तो बताओ, और वो तुरंत तैयार हो जाता है, तुरंत तैयार हो गया। अब बताइए आपके दिमाग में सवाल आएगा यहां पर या नहीं? आपके दिमाग में एक सवाल पक्का आएगा, मैं बता रहा हूं क्या सवाल आएगा। सवाल ये आएगा जो बनारस के लोगों का सबसे बड़ा जो दिमाग में आता है मामला, वो यही कि अरे यार इसको लग रहा है ज्यादा बोला गया, कहा इसको हमको लग रहा है ना 120 रुपया बोलना चाहिए था 5 किलो का। क्यों आपके दिमाग में ये बात आ रहा है? क्योंकि मोल भाव का कोई आधार नहीं है। अगर आप 120 बोलते और वो 120 में भी तैयार हो जाता तो आप सोचते कि 100 बोलना चाहिए था।
क्योंकि मापन का आधार नहीं कि मोल भाव कितना आपको कर लेना है, इस वजह से आप कंफ्यूजन में हैं। यहां भी वही हाल था, मापन का आधार नहीं था, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बदलना है तो कितनी मात्रा में कोई वस्तु देना है, इसका मामला था। हम सर्विस को कितनी मात्रा में एक दूसरे से बदलेंगे, इसका मामला था। और इस वजह से कंफ्यूजन बढ़ रहा था। और जब कंफ्यूजन बढ़ता है, कहते हैं ना, वो प्लाटो का एक स्टेटमेंट आता है ना सामने, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और इसी वजह से हम लोगों ने कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश की। क्यों ना एक ऐसा वस्तु ले आते हैं जो इन्हीं माध्यमों के बीच में आपस में मीडिएटर का काम करे। कैसे, जरा समझिएगा, कैसे मीडिएटर बनने की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हम वस्तु के बदले में वस्तु दे रहे थे ना, नहीं करना हमें इस वस्तु के बदले में ले आना है मनी को। इन सभी के बीच में पहले मैं मनी को शामिल कर लेता हूं, देखते हैं क्या हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं। देखिए जरा, हमारे पास एक वस्तु है और इस वस्तु को हम लोग जो है पहले किस में बदलेंगे, मनी में। और इस मनी को फिर से हम किस में बदल लेंगे, अपने आवश्यकता की वस्तु में। हमारी आवश्यकता आसानी से पूरी होगी, हमें किसी खोजने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो व्यक्ति जिसको हम दे रहे हैं मनी के बदले में वस्तु ले रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है, वो उसको भी मनी मिलेगा, वो मनी से कोई अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा खरीद लेगा। यानी कि हमको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आसान हो जाएगा इसके माध्यम से। और यहीं से शुरू हुआ एक नया टर्म, और वो क्या कहलाया, मुद्रा या मनी कहलाया। तो मुद्रा हमारे इकोनॉमी में कैसे आया, क्योंकि इसके पहले जो हमारे पास सिस्टम होता था, जिसको मैं समझा रहा था आपको कि 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, वो 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट को बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय कहते थे। वो बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय या गुड्स एक्सचेंज जो है वो उतना कन्वीनियंट नहीं थे। और उन कन्वीनियंट न होने की वजह से, उनमें कमियां होने की वजह से, प्रोसेस लेंदी होने की वजह से, बड़ा होने की वजह से हम लोगों ने एक मीडिएटर की खोज की। मीडिएटर को ही मनी का नाम दिया गया और इस मीडिएटर को समय समय पर बदला गया। कभी जानवरों के रूप में इस मीडिएटर को यूज किया गया, कभी फसलों के रूप में, कभी धातुओं के रूप में, कभी कागजों के रूप में, कभी प्लास्टिक के रूप में। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन मुद्रा क्या है, इसी पे मैं आ रहा हूं। अब उस टॉपिक को ले आया है मैं ले आया हूं मैं यहां तक आप तो को समझाते हुए, तब थोड़ा सा और समय दीजिएगा। अब देखिए, हमने मुद्रा बना दिया, मुद्रा कैसे आया मैंने ये भी समझा दिया, क्योंकि बार्टर सिस्टम में कमियां थी इसलिए मुद्रा आया। लेकिन अब बात करते हैं कि मुद्रा क्या है। तो देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ जाता है, मुद्रा क्या है, और उसका एक जवाब तो मैंने दे दिया। और वो जवाब क्या दिया कि मुद्रा जो है वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मैं भी स्लाइड के माध्यम से आपको मुद्रा का डेफिनेशन भी दूंगा, तो उस डेफिनेशन पर भी आ रहा हूं जल्दी से। पहले आते हैं इस पार्ट पर। देखिए मुद्रा क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपके बीच में विनिमय के माध्यम के रूप में काम कर रहा है मुद्रा। जब भी हम लोग कुछ भी खरीदते या बेचते हैं तो उसमें माध्यम बन जाता है मुद्रा, उसी के माध्यम से हम लोग कुछ भी खरीदते या बेचते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि विनिमय का माध्यम जिस भी वस्तु में होगा, क्या वो सभी वस्तुएं मुद्रा कहलाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विनिमय का माध्यम जिन भी वस्तुओं में होंगी वो सभी वस्तुएं मुद्रा कहलाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी मुद्रा में इसके अलावा कुछ और भी गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होना चाहिए, अब देखते हैं जरा। तो सबसे पहला मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहला मैंने आपसे कहा है कि मुद्रा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, यानी कि मीडिएटर होगा। लेकिन मीडिएटर कब बनेगा, मान लेते हैं ये मार्कर क्या है, ये मार्कर है मनी। हम ये मार्कर किसी को देते हैं, उसके बदले में कोई वस्तु लेते हैं या सेवा लेते हैं, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, बिल्कुल बन गया। लेकिन ये मार्कर मीडियम ऑफ एक्सचेंज तभी बनेगा या तब तक ही बनेगा जब तक कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करके इसके बदले में वस्तु या सेवा देने को तैयार होगा। इट मींस कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज तब तक बनेगा जब तक इसको लेने के लिए कोई तैयार होगा। यानी मुद्रा के अंदर एक और चीज का होना बहुत जरूरी है, और वो क्या है, ऑल एक्सेप्टेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा के अंदर इसे लोगों के अंदर मुद्रा को एक्सेप्ट करने वाली बात जो हो वो होनी चाहिए। सर्वग्राहिता कह सकते हैं हिंदी में इसको, किसे ग्रहण करने को सब लोग तैयार हों। और ग्रहण करने को सब लोग तैयार तो ऐसे नहीं होने वाले हैं भैया, अपने बनारस में तो वैसे भी नहीं होने वाले हैं। हमारे बनारस में 1 रुपए का सिक्का नहीं चलेगा, ये बात भी RBI को बनारस से पता चला था। ठीक है, तो अपने यहाँ तो लोग अपना अलग माहौल चलाते हैं। इस वजह से ये तभी आएगा
ये तभी आएगा ऑल एक्सेप्टेंस का मामला जब ये लीगल होगा। इट मींस कि मनी के अंदर 3 अलग अलग गुण होने चाहिए। किसी भी वस्तु के अंदर 3 गुण होगा तो वो मुद्रा कहलाएगा। क्या? पहला वो आएगा कि उसमें सर्वग्राहिता हो, यानी उसे सभी लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हो, वो लीगल हो यानी कि कानून द्वारा विधिग्राह हो। इस मींस कि आप अगर उसे लेने से मना करें तो आपको जेल की सजा हो सकती है, पेनाल्टी हो सकता है, या इसमें से कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम जरूर होगा आपके साथ। तो मतलब कि आपको लेना ही पड़ेगा, ये आपको समझना है, और इसके बदले में कोई वस्तु या सेवा को देने को तैयार हो। इट मींस कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे। समझ पाए? मैं उसका डेफिनेशन भी आपको दे रहा हूं मनी का, अभी आपको बोर्ड पर दिख जाएगा उसका डेफिनेशन कि मुद्रा है क्या। तो जल्दी ही आपको दिखेगा, मैं अपने टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि मुद्रा का डेफिनेशन बोर्ड पर आए, जिससे लोगों को समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो आपके बोर्ड पर आ चुका होगा मनी का डेफिनेशन। आप देखें इसमें मैंने लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन दे रखा है। हालांकि बहुत अलग अलग राइटर्स के बहुत सारे अलग अलग जो है आपको इसके डेफिनेशन मिलेंगे। मनी इज व्हाट, मनी डज, मुद्रा वो जो मुद्रा का कार्य करे, ये सब अलग अलग चीजें। खैर उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। एक छोटा सा, कहीं भी आपको लिखने को तो आएगा नहीं, देखिए बस मुझे समझाना है, मीनिंग वो समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर लिखा क्या है, अ पर्टिकुलर गुड्स विच हैव ऑल एक्सेप्टेंस, लीगल टेंडर एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्वालिटी इज नोन एज मनी। एक निर्धारित वस्तु जिसमें सर्वग्राहिता हो, जो कानून या विधि द्वारा पारित हो और जो विनिमय के माध्यम का कार्य करता हो, मुद्रा कहलाता है। और यही बात मैं आपको यहां समझा भी रहा था अभी तक। तो मुद्रा क्या है यह आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक और पॉइंट पर। मुद्रा का डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया है, मनी क्या है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं आपको बता रहा था अर्थशास्त्र के बारे में, और मैंने आपसे कहा था अर्थ का मतलब क्या होता है, मनी, मुद्रा। और मुद्रा क्या है वो मैंने आपको डीपली समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब बात करते हैं शास्त्र के बारे में। शास्त्र का मतलब क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था बोर्ड पर, स्टडी यानी कि अध्ययन। ठीक, तो देखिए मैंने अब आपको, अब मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूं। देखिए अब क्या मैं कह सकता हूं, मुद्रा का अध्ययन, और शास्त्र का मतलब क्या हुआ, मुद्रा का अध्ययन, मुद्रा के बारे में अध्ययन। अब जरा देखें तो मुद्रा को इनिशिएट किसने किया, किसी न किसी मानव ने किया। ठीक, मुद्रा का इनिशिएटर कौन, मनुष्य। ठीक, आगे बात करते हैं, मुद्रा का इनिशिएटर भी मनुष्य है। अब बात कर लेते हैं तो एक चीज और इसमें जुड़ जाता है कि मुद्रा का को यूज भी कौन करता है, मनुष्य करता है। तो मुद्रा को इनिशिएट भी हम ही करते हैं, मुद्रा को यूज भी हम ही करते हैं। तो भाई अगर देखा जाए तो मुद्रा को हम जिस भी तरीकों से, जिस भी काम के लिए यूज करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, मानव की आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, मानव की आर्थिक गतिविधि। तो देखिए मानव की आर्थिक गतिविधि जो है, ठीक, जब इस मानव की आर्थिक गतिविधि, मैंने अभी क्या कहा था कि मुद्रा का अध्ययन या मुद्रा के बारे में अध्ययन आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। लेकिन मुद्रा को यूज कौन करता है, मानव करता है। उसने इनिशिएट भी किया, यूज भी किया। तो जब मुद्रा को यूज करने वाला मनुष्य है, तो जिस भी टर्म में, जिस भी काम के लिए, जिस भी पर्पस से हम मनी को यूटिलाइज करते हैं, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है किसका, ह्यूमन का, उस ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटी का जब अध्ययन किया जाए तो वही क्या बन जाता है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन भी दे रहा हूं इसके साथ साथ। आपको इकोनॉमिक्स का आपके बोर्ड पर अभी दिख गया होगा, बोर्ड पर आपके इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन लिख दिया, इस पर बोर्ड पर दिख रहा भी रहा होगा आपको। मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, और स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन इज नोन एज इकोनॉमिक्स। मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। यही बात मैंने अभी आपको समझाया कि मानव की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा। अब बात करते हैं इस पे एक और को। अभी देखिए मैंने आपको ये सब चीजें समझाई, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ और क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं। जैसे अगला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है कि सर
कौन है जो इसका फादर है, यानी कि इसका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। ठीक है, तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिन्होंने सन 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के माध्यम से इसको सबसे पहले परिभाषित किया था। ठीक है, और इसीलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 1776 से पहले इकोनॉमिकल एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता था, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल उसके पहले भी होता था, लेकिन 1776 से पहले जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी था उसको इस नाम से कभी किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया था। इन्होंने पहली बार इसको ऑर्गेनाइज्ड पार्ट में डिस्क्राइब किया, इस वजह से इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सवाल ये पूछ ले कि ये कहां से बिलोंग करते थे, ये बात आप नोट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं ये स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे, तो ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। 1776 में इन्होंने एक किताब लिखा जो 1776 में जो है इनॉग्रेट हुआ, और इस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इसी के माध्यम से इन्होंने पहली बार इसको एलिब्रेट किया कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में बात किया। एक और सवाल जो अभी तो मैंने बोला, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ये सवाल पूछे तो जवाब दे सकते हैं। बुक का नाम बहुत पॉपुलर है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये आप बता सकते हैं। एक और सवाल जो अक्सर आपसे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है या पूछा जाता है अक्सर, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये सवाल है कि सर मिस्टर एडम स्मिथ ने को जो है किस तरह के इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है, ठीक है, या उन्होंने अपनी किताब में किस तरह के इकोनॉमिक्स को एलिबरेट किया है। ठीक है, तो मिस्टर एडम स्मिथ ने अपने किताब के माध्यम से क्लासिकल इकोनॉमिक्स को एलिबरेट किया है, शास्त्रीय अर्थशास्त्र को एलिबरेट किया है। ठीक है, क्या होता है शास्त्रीय अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के कितने चरण हैं, क्या क्या चीजें और भी इकोनॉमिक्स में जुड़ेंगी, साथ साथ इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी में और कितने पार्ट हैं, कुछ लोगों के फेमस बुक्स और कुछ फेमस राइटर्स के अलग अलग फेमस स्टेटमेंट्स इकोनॉमिक्स के बारे में, इन सभी राज से पर्दा उठेगा अगले एपिसोड में। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसका भाग 2 जल्दी लेकर आएंगे आप लोग के बीच में। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर से अपनी एक बात कह रहा हूं, आपको कभी भी अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत समझ में आए, जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं उस पर कोई भी दिक्कत समझ में आए आपको, आप उससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है इसरो एकेडमी डिस्कशन ग्रुप, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, अपना सवाल उसमें लिखिए। जिस सर से पूछना उस सर का नाम भी डायरेक्टली लिख के पूछ सकते हैं आप। उसका लिंक जो है, उस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन ग्रुप में है ऑलरेडी, वहां पर आप जाकर उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। जय हिंद।